बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है MBF यानी मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स आज हम MBF का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्रीवियस अगर आपने 8 क्वेश्चंस नहीं देखे हुए, तमाम के तमाम 8 क्वेश्चन की जो वीडियोस है ना, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम किस तरह याद करेंगे, मटेरियल कितना होगा, पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपका बेनिफिट हो, आपको हर वीडियो मिलती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और मटेरियल इस क्वेश्चन के अंदर हम कितना रखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे MBF बीकॉम पार्ट 1 और इसकी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। प्रीवियस 8 क्वेश्चन की वीडियोस आप स्टूडेंट्स को अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ने नहीं देखी, स्किप कर दिया है, तो तमाम 8 की 8 वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जाएं विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 अपने पेपर पेयरिंग स्कीम से करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसे फंक्शन ऑफ प्रीवियस वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक किया था ना, आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आज देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। सेंट्रल बैंक क्या होता है? वो बैंक जो किसी भी मुल्क की हुकूमत के अंडर आता है, जो हुकूमत का बैंक होता है। ऐसे बैंक को कहते हैं पब्लिक बैंक भी कहते हैं, हुकूमती बैंक भी कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक असल में वो बैंक होता है जो किसी भी मुल्क के अंदर नोट छापने की अथॉरिटी रखता है, पावर रखता है। तो ऐसा बैंक जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के लिए नोट छापता है, उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक कहते हैं। और जितने भी मुल्क के अंदर प्राइवेट बैंक होते हैं, वो इस सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं। अगर किसी भी मुल्क में कोई प्राइवेट बैंक है, उसने रजिस्टर्ड होना है, तो वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होता है। अगर किसी भी प्राइवेट बैंक ने अपनी मजीद कोई ना कोई ब्रांच किसी और सिटी के अंदर ओपन करनी है, तो वो इजाजत किसकी लेगा? सेंट्रल बैंक की लेगा। तो सेंट्रल बैंक के दूसरे नेम भी है, इसको स्टेट बैंक भी कहा जाता है। और हर कंट्री जो है ना, वो अपना एक सेंट्रल बैंक जरूर रखती है। जैसे इंडिया के अंदर भी एक सेंट्रल बैंक होगा, इंग्लैंड जिसे यूके कहते हैं उसके अंदर भी, यूएसए के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया, तमाम कंट्रीज के अंदर एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इंतहाई सिंपल वर्ड्स में आपने इसी को ही याद करना है और पेपर में भी इसी को ही लिखे आना। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। अब इस पेज के ऊपर आपको डेफिनेशंस नजर आ रही हैं दो। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा अपने MBF या R2B का पेपर हो, आपने हमेशा मिनिमम दो डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन की हेडिंग DEFINITIONS डेफिनेशंस आप हमेशा ब्लैक मार्कर से इसकी हेडिंग देंगे, और डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। और राइटर के नेम अगर अंदर मेंशन कर दें तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और राइटर का नेम जब भी मेंशन करें ना, मार्कर के साथ मत मेंशन करें, इसको पॉइंटर के साथ मेंशन करें, ताकि ना वो जरा स्टाइल मतलब इतना ज्यादा गाढ़ा नजर ना आए। तो दो डेफिनेशन आपने लिखनी है। डेफिनेशन को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो डेफिनेशन में भी सेंट्रल बैंक वही कह रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक ऐसा बैंक जो किसी भी मुल्क के अंदर नोट छापने की सलियत रखता है, अथॉरिटी रखता है। या जो प्राइवेट बैंक जिससे रजिस्टर्ड होते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो ये मिनिमम दो डेफिनेशन है। इंतहाई सिंपल वे में आपने इन्हीं को ही याद करना है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसकी हेडिंग हमेशा आप ब्लैक मार्कर से देंगे अपने पेपर के अंदर। तो नंबर 1 आप पॉइंट लिखेंगे सोल राइट ऑफ नोट इशूइंग। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा बात, इस पॉइंट को समझें। जब भी आपने पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट्स की हेडिंग हमेशा आपने नंबर 1 नंबर 2 जो है ना, वो हमेशा आपने ब्लू मार्कर से देनी है। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका पहला काम ये होता है कि ये मुल्क के अंदर नोट इशू करता है। इसके पास ही हक हासिल है कि एक मुल्क के अंदर जो भी नोट इशू होंगे वो सिर्फ सेंट्रल बैंक इशू करेगा। कोई भी प्राइवेट बैंक या कोई भी अदर बैंक, उसके पास ये अथॉरिटी, ये पावर, ये हक हासिल नहीं है उसको कि वो नोट इशू कर पाए। आपने इस पॉइंट को ऐसे लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये हुकूमत का बैंक होता है। ठीक है ना। नंबर 1, अब इस पॉइंट को आप ऐसे लिखने के बाद ना, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट आप इसकी सब हेडिंग्स लिखेंगे। वो क्या है? नंबर 1 है कीपिंग डिपॉजिट, यानी कि ये जो बैंक है ना, सेंट्रल बैंक, ये प्राइवेट बैंक के डिपॉजिट, प्राइवेट बैंक के पैसे को अपने अंदर सेव रखता है। जैसे प्राइवेट बैंक जो है ना, वो किसके डिपॉजिट को अपने अंदर सेव रखता है? वो रखता है कस्टमर्स के पैसे को अपने अंदर सेव करता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है, वो प्राइवेट बैंक से जो पैसा आता है ना सेंट्रल बैंक में, वो उसको
सेव करता है। ठीक है, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन इतनी करेंगे जितना निशान लगाया हुआ है। उसके बाद है नंबर 2 सब हेडिंग है बैंक टू द गवर्नमेंट वाले पॉइंट के अंदर ही वो है आपके पास एडवांसेस लोन, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है ना उसकी ये भी काम होता है, फंक्शन कहते हैं काम को। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आ गया ना, तो सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है, तो सेंट्रल बैंक ये भी काम करता है कि वो एडवांसेस लोन देता है। किसको? प्राइवेट बैंक्स को लोन देता है। याद रखिएगा, प्राइवेट बैंक किसको लोन देते हैं? वो देते हैं कस्टमर को लोन, लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो प्राइवेट बैंक्स को लोन देता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 है फॉरेन लोन। फॉरेन लोन पॉइंट नंबर 3 आपके पास है। फॉरेन लोन मतलब क्या है? एक सेंट्रल बैंक ही ये काम करता है कि वो दूसरे मुल्कों को अगर बैंक उसने दूसरे मुल्कों को अगर उसने या दूसरे किसी भी मुल्क को अगर उसने देना है, पैसा देना है, तो लोन देना है, तो वो सेंट्रल बैंक ही दे सकता है। कोई भी प्राइवेट बैंक यानी कि बैंक अल्फला कभी भी अफगानिस्तान को लोन नहीं दे सकता, लेकिन सेंट्रल बैंक यानी कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो हमेशा अफगानिस्तान को लोन देगा। फॉरेन किसी भी कंट्री को वो लोन दे सकता है। पॉइंट नंबर 4 इसके अंदर आएगा, इसी पॉइंट के अंदर जो कि आपके पास था बैंकर टू गवर्नमेंट, उसके अंदर आएगा फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना उसका ये भी काम होता है, ये हुकूमत को माली मामलात के अंदर ना एडवाइस करता है, नसीहत करता है कि यहां से टैक्स लगाकर पैसा कलेक्ट करो, यहां से टैक्स लगाकर पैसा आप लोगों से इजीली कलेक्ट हो जाएगा। तो हर पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन आ रही है आपने उतनी उतनी ही करनी है जितना निशान लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम कौन कौन से पॉइंट्स करेंगे। अब इस पेज के ऊपर देखें तो आप करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपका पॉइंट नंबर 5 बनेगा किसका? बैंकर टू दी गवर्नमेंट वाले पॉइंट के अंदर। सेकंड वन जो पॉइंट है ना, इसका मेन पॉइंट है, उसके अंदर सब हेडिंग नंबर ये 5th है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक का ये भी काम होता है, ये भी फंक्शन होता है। गवर्नमेंट के पास जितनी भी सिक्योरिटीज होती है ना, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, उसके अलावा बॉन्ड, ये तमाम चीजें, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये तमाम के तमाम किसके पास पड़े होते हैं? ये सेंट्रल बैंक के पास पड़े होते हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3, वो है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक कहते हैं बैंकों का बाप, हर बैंक का बाप, सबसे बड़ा बैंकों का मतलब समझ लें कि सरदार जो होता है वो ये सेंट्रल बैंक होता है। तो इस पॉइंट की आप मेन हेडिंग देने के बाद ना बैंकर्स बैंक, उसमें उसके अंदर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा सा आप इसकी सब हेडिंग के ऊपर चले जाएंगे। तो नंबर 1 सब हेडिंग इसकी है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ना, मुल्क के अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा होता है ना, हुकूमत जो इकट्ठा करती है टैक्स लगाकर, तमाम पैसे की हिफाजत जो है ना वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, क्योंकि तमाम पैसा जो होता है ना गवर्नमेंट वो सेंट्रल बैंक के अंदर जमा करवा देती है। नंबर 2 पॉइंट इसमें आएगा ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक, यानी कि अगर एक मुल्क के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर फर्ज करो कोई भी नया बैंक, प्राइवेट बैंक हो, वो ओपन होना हो, तो उसने सबसे पहले किससे पूछना है? उसने सेंट्रल बैंक से इजाजत लेनी है, फिर वो ओपन हो सकता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं हो सकता। ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आपके पास एडवांस पॉलिसी। एडवांस पॉलिसी का ये मतलब है कि ये सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है क्या कि प्राइवेट बैंक आपने इस साल लोगों को इतनी इतनी हद रकम तक आप लोन दे सकते हैं, यानी कि इस साल 5 लाख तक मैक्सिमम लोगों को लोन दे सकते हैं, या 10 लाख तक मैक्सिमम लोगों को लोन दिया जा सकता है। तो ये पॉलिसी कौन बनाता है? हर प्राइवेट बैंक खुद की पॉलिसी नहीं बनाता, वो उसको जो पॉलिसी मिलती है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से पॉलिसी मिलती है। अब इसी के अंदर ही पॉइंट नंबर 4, अब सब पॉइंट देखेंगे ग्रोथ ऑफ बैंक, यानी कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर छोटे छोटे बैंकों ने, प्राइवेट बैंक ने ग्रोथ करनी है ना, तो उनका रजिस्टर्ड होना, उनका सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के ऊपर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के ऊपर नहीं चलेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके 4 सब हेडिंग्स होगी पॉइंट नंबर 3 में, बैंकर्स बैंक में। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो मेन पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 4, अब वो स्टार्ट हो गया लीडर ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो लीडर होता है किसका? कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में आपको समझाता हूं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर वगैरह, वो जो स्टॉक एक्सचेंज आपको नजर आती है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज का जो मालक होता है ना वो ये सेंट्रल बैंक ही मालक होता है। सेंट्रल बैंक एक्चुअल में ये स्टॉक एक्सचेंज को हदायत देता है कि ये कंपनी नंबर 1 पर आएगी, ये कंपनी नंबर 2 पर आएगी, ये कंपनी नंबर 3 पर आएगी। तो ये लीडर है किसका? कैपिटल मार्केट का।
पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जितने भी पाकिस्तान के पास डॉलर पड़े हुए हैं, रियाल पड़े हुए हैं, जो भी बैरूनी करेंसी पड़ी हुई है पाकिस्तान के पास, जितनी भी डॉलर्स या दूसरी करेंसी पड़ी हुई है, सबको कंट्रोल कौन करता है? सबको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। कंट्रोल करने का मतलब है उसकी हिफाजत भी सेंट्रल बैंक करता है, उसको मैनेज भी सेंट्रल बैंक करता है, हुकूमत को बताता भी सेंट्रल बैंक है कि अब इसकी तादाद इतनी रह गई है, इस डॉलर्स की तादाद इतनी रह गई है, रियाल की तादाद इतनी रह गई है, यानी कि कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, कस्टोडियन ऑफ मेटेलिक रिजर्व, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर जितने भी मेटेलिक रिजर्व पड़े हुए हैं ना, यानी कि आपके पास जितने भी ये सिक्के पड़े हुए हैं, तमाम के तमाम सिक्कों को कौन कंट्रोल किए हुए है, कौन उनकी हिफाजत किए हुए है, किसके पास पड़े हुए हैं? वो है सेंट्रल बैंक के पास पड़े हुए हैं। अगर देखो आपके मुल्क में 2 रुपए का जो सिक्का वो इशू होगा, कितने साइज का इशू होगा? 5 रुपए का सिक्का किस साइज का इशू होगा? बड़े साइज का जारी होगा, छोटे साइज का निकाला जाएगा, लोगों में सर्व किया जाएगा। वो तमाम की तमाम चीजों कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। ये था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर जो 7 होगा वो आप नहीं करेंगे, अब आप करेंगे पॉइंट नंबर 8, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि जो आपका सेंट्रल बैंक है, अगर आपकी कंट्री ने चाइना के साथ ट्रेड करनी है तो थ्रू सेंट्रल बैंक ही करोगे, सेंट्रल बैंक के अलावा नहीं ट्रेड हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, पाकिस्तान चाइना को ना क्या करता है, पाकिस्तान चाइना को गंदम सेल आउट करता है, तो चाइना जब पाकिस्तान को पैसे भेजेगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसे नहीं भेजेगा, वो सेंट्रल बैंक को पैसे भेजेगा। अब एक और तरह से समझिएगा, फर्ज करें पाकिस्तान चाइना से गंदम लेता है, तो पाकिस्तान ने चाइना को पैसे देने हैं ना, तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो चाइना के सेंट्रल बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये था पॉइंट नंबर 8। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर आप 9 करेंगे, अदर फंक्शन। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स की बुक के अंदर ये ना मिसलेनियस फंक्शन के नाम से होगा ये पॉइंट, लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिख देना है अदर फंक्शन। अदर का नेम आपने यूज करना है, इजी नेम है, आपसे याद भी हो जाएगा। अदर फंक्शन के अंदर देखो और क्या क्या काम, इन तमाम काम के अलावा और क्या क्या काम जो ऐसे हैं जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करना, नंबर 1 पॉइंट के ऊपर आ जाना है, वो है स्टाफ ट्रेनिंग। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाए, या किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद प्राइवेट बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक ने ट्रेनिंग करने के लिए उसने अपने एम्प्लॉय को, यानी कि अपने वर्कर को बाहर की कंट्री में भेजना है, तो वो सेंट्रल बैंक ही बताएगा कि यहां से इसके स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये था इसके अंदर सब हेडिंग पॉइंट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सब हेडिंग नंबर 2 इस पॉइंट नंबर 9 के अंदर आएगी, वो आएगी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर आपकी कंट्री में फैक्ट्रियों के निजाम ने इंक्रीज करना है, अगर आपकी कंट्री में ज़राअत के शोबे ने तरक्की करनी है, तो सेंट्रल बैंक उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है, बड़ा अहम काम करता है। वो क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग लोगों को वो छोटे छोटे आसान इकसात के ऊपर कर्जे दे सकता है। इसी तरह ज़राअत के शोबे में जो मौजूद छोटे छोटे किसान हैं, उनको क्या कर सकता है, आसान इकसात के ऊपर क्या कर सकता है, कर्जे दे सकता है, या उनको आसान इकसात के ऊपर क्या कर सकता है, ट्रैक्टर्स वगैरह दे सकता है। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं वो डिवेल्प्ड करेंगे। तो सेंट्रल बैंक बड़ा अहम किरदार अदा करता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों की तरक्की में। अब पॉइंट नंबर 3 सब हेडिंग करेंगे मेंबरशिप फी। सेंट्रल बैंक का ये भी काम होता है, वो किसी भी प्राइवेट बैंक की मेंबरशिप फी बढ़ा देता है। मतलब ये जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं ना, जो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, इनको हर मंथ फी मिलती है, वो होती है इनकी मेंबरशिप फी, क्योंकि इन्होंने रजिस्टर्ड किया होता है ना सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक इनको हर मंथ एक फी देता जाता है, जिसको कहते हैं मेंबरशिप फी। अब पॉइंट नंबर आप 4 करेंगे सब हेडिंग, और लास्ट आप करेंगे वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो सेंट्रल बैंक है ना, वो आखिरी काम ये करेगा कि एक कंट्री को हर साल फाइनेंशियल रिपोर्ट देगा कि हमारा मुल्क के अंदर अब ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत कितनी है, हमारे मुल्क के अंदर नौकरियां कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारे मुल्क के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो कितना है, हमारे मुल्क के अंदर मतलब ग्रोथ कितने % से हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें कितनी एक्सपोर्ट हो रही हैं, हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें बाहर से कितनी हम मंगवा रहे हैं, यानी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो तमाम की तमाम चीज़ें कौन बताता है, एक रिपोर्ट के जरिए सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को बताता है। इसको कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज अ सेंट्रल सॉरी फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद लाजमी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जो जो हेडिंग्स बताई हैं उनको ही करना है, और एक्सप्लेनेशन भी आपने उतनी ही रखनी है जितना मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, लेकिन प्रीवियस जो 8 क्वेश्चन की जो वीडियोज हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐड कर दिया, फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर पेयरिंग स्कीम एक्चुअल में आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है और आप इससे किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।